अब थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ी सी अब मुझे दोबारा से क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा से पुनः आप लाइव हो जाइए, दोबारा से लाइव हो जाइए। मुझे कोई बच्चा इसमें दिख नहीं रहा, लाइव हो जाइए बेटा, लाइव हो जाइए, है ना, लाइव हो जाइए थोड़ा सा, है ना। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, हमारी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास में थोड़ी सी बाधित हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोबारा से लाइव हो जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो हिमायत कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। तो हमें पहले ये समझना है कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण माने होता है इकट्ठा, अर्थात एक विखंडित राज्य को खंडित, अर्थात ऐसा विखंडित राज्य या देश को अखंड भारत में बदलना। तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें अलग अलग रियासतें थी। तो हमारे रियासत के राजाओं के सामने एक बड़ी समस्या थी कि अपनी रियासत का विलय किसमें करें। तो रियासत के विलय के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अब हुआ क्या, थोड़ा गेट खोलो, गेट बोर्ड, है ना, अरे बाय बंद कर दे, बाय चालू कर, है ना, सही सही। मतलब रियासत के, हाँ द्वारा शुरू किया है बेटा पवन बघेल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ कि अब बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहले एकीकरण किस देश का हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले एकीकरण हुआ था वो जर्मनी देश का हुआ था। और जर्मनी देश के एकीकरण का श्रेय जाता है किसको, ओटोमन बिस्मार्क को जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गुजरात के रहने वाले थे, गुर्जर घर में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं, सभी बच्चे लाइव हो जाइए, लाइव दोबारा से बेटा, दोबारा से लाइव हो जाइए। मुझे यहाँ पे कोई बच्चा लाइव नहीं दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे लाइव हो जाइए, है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो जिससे बच्चे लाइव हो जाएं, है ना। अभी 2 बच्चे लाइव हुए हैं बस। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर कर, वीडियो को शेयर कर दो, है ना, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। हाँ बस लाइव हो जाइए, लाइव। है ना, तो लाइव हो गए। हाँ अब देखो, तो विश्व में सबसे पहले जो एकीकरण हुआ था वो जर्मनी देश का हुआ था, और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है किसको, ओटोमन बिस्मार्क को। अब बात करते हैं कि भारत में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब हम बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था गुजरात में एक गुर्जर परिवार में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में एकीकरण का जनक माना जाता है, एकीकरण का जनक, एकीकरण का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष क्या कहा जाता है, लौह पुरुष, है ना। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के समय वहां की महिलाओं ने दी थी। अब दोबारा से बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या है कि सभी बच्चे लाइव हो जाइए, लाइव, है ना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे लाइव हो जाइए, है ना। अब देखो, अरे बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा बच्चे से मुझे अब लाइव कम दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए जो बच्चे लाइव थे वो,
दोबारा से आ जाओ। बिल्कुल सोनू शर्मा भाई, बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छा हूँ। आप पहले लाइव हो जाइए, सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए, जिससे मैं क्लास स्टार्ट करूं। सभी विद्यार्थी एक बार पुनः लाइव हो जाइए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मुझे दोबारा से क्लास लेना शुरू कर रहा हूं। आप लाइव हो जाइए, है ना। अब देखो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है ना। अब बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के समय वहां की महिलाओं ने दी थी। सर टाइम निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल कर रहा हूं, है ना। अब देखो, बात करते हैं कि एकीकरण के लिए उस समय राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में उस समय क्या कंडीशन थी, क्या दशाएं थी। तो एकीकरण के लिए सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के अंदर, कहां पर, दिल्ली में 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में रियासती सचिवालय की स्थापना की। किसकी? रियासती सचिवालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रियासती सचिवालय की स्थापना की। अब बात करते हैं कि रियासती सचिवालय क्या होता है। मतलब रियासती सचिवालय, गौरव माथुर नमस्कार गुरुजी, बिल्कुल नमस्कार बेटा। तो देखो, 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना हुई। रियासती सचिवालय का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वहां पर प्रत्येक हिंदुस्तान के जितने भी राजा हैं वो अपनी रियासतों का विलय करेंगे। नमस्ते नमस्ते पवन कुमार, है ना। अब देखो कि रियासती सचिवालय का एक अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अध्यक्ष बनाया गया था बापल पन्नागुन्नी मेनन को, बीपी मेनन को बनाया गया था, है ना। तो बापल पन्नागुन्नी मेनन को रियासती सचिवालय का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी ये लिख रहा है सर समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? है ना। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा समझा देंगे बेटा, है ना। तो एक बार फिर दोबारा देखो, हम एकीकरण टॉपिक को पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि एकीकरण सबसे पहले कहां पर हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले एकीकरण हुआ था जर्मनी देश का। और जर्मनी देश में एकीकरण कराने का श्रेय जाता है किसको? ओटोमन बिस्मार्क को। अब बात करते हैं कि भारत में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, अर्थात भारत में एकीकरण के जनक कौन थे। तो भारत में एकीकरण कराने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बिना किसी डरे, बिना किसी रुके हिंदुस्तान के एकीकरण के लिए कार्य किया था। एक लोहे की तरह ये डटे रहे, इस कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद देखो, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती सचिवालय की स्थापना की और रियासती सचिवालय का अध्यक्ष बनाया गया किसको? बीपी मेनन को। अब बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं अरे ये बच्चे लाइक क्यों नहीं कर रहे? चैनल को लाइक करो बेटा, वीडियो को लाइक करो, है ना। और जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से लाइव हो जाइए, लाइव, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, है ना। अब देखो, बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण पर। तो उस समय एकीकरण के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी? तो राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें?
19 रियासतें थी, 19 रियासतें, और ठिकाने कुल 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने थे। उसके बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। तो उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब बात करते हैं कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो वो 3 ठिकाने इस प्रकार से हैं। नंबर 1 नीम राणा, नीम राणा। और नीम राणा कहां पर स्थित है? ये अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर में। दूसरा है कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ है वो आपका बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। उसके बाद तीसरा ठिकाना है जिसका नाम है लावा। क्या नाम है? लावा, जो कि टोंक में स्थित है। इस प्रकार से अपने वर्तमान में एकीकरण के समय कुल सर टाइम निकल रहा है। सर रियासतें और ठिकाने क्या? बिल्कुल बेटा समझा रहा हूं। ये कॉमेडी 99 बोल रहा है, माय डियर सर जी। रोहितास कुमार बिल्कुल लाइक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे सबसे मन पॉइंट बोल देना, सबसे मोस्ट पॉइंट। बिल्कुल बेटा। अब देखो, तो राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, जो कि कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। उसके बाद में दूसरा, है ना। उसके बाद देखो, अभी 1 मिनट रुको। नीमराणा, फिर उसके बाद दूसरा है कुशलगढ़ और तीसरा लावा, जो कि कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलवर से है रोहितास कुमार। बिल्कुल बेटा, आपका स्वागत है। राधिका वर्मा सर, सबसे मोस्ट पॉइंट बता देना। बिल्कुल बेटा। सर रियासत और ठिकाने क्या हैं? बिल्कुल बता दूंगा। तो देखो, उस समय कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। नंबर 1 नीमराणा, जो कि अलवर में स्थित है। दूसरा कुशलगढ़, जो कि कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। तीसरा कौन सा है? लावा, जो कि कहां पर स्थित है? टोंक में। अब बात करते हैं हर्ष ठाकुर। हेलो सर जी। बिल्कुल सर, मैंने कॉल किया था। अच्छा, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश एक था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़। अजमेर मेरवाड़। अब हमें यह जानना है कि अजमेर मेरवाड़ क्या चीज है, केंद्र शासित प्रदेश क्या चीज होती है, और ठिकाने क्या होती है, रियासत क्या होती है। इन तीनों में मैं आपको अंतर बताऊंगा। अभी लिख रहे हैं कि सर सांप नहीं दिख रहा। बिल्कुल बेटा, सांप दिखेगा, चिंता मत करो, है ना। अब दिख रहा है बेटा। राधिका अनुसर, तुम्हारी व्यवस्था हो गई? क्या व्यवस्था हो गई? सर क्लास कितने टाइम की है? बेटा 40 मिनट की। अब देखो, अजमेर मेरवाड़ ये केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान में तुम्हें पता है कि अपने भारत देश में कुल 28 राज्य हैं, है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस समय अपने भारत देश में एकीकरण के समय कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। नंबर 1 अजमेर मेरवाड़, और नंबर 2 बलूचिस्तान पाकिस्तान, और नंबर 3 कुर्ग कर्नाटक, और नंबर 4 थी दिल्ली, जो कि कहां पर थी? भारत में। अब देखो सर, इनको नोट कर ले। बिल्कुल बेटा, फोकस पड़ रहा है। मुझे तो बेटा सही दिख रहा है, इसमें नहीं फोकस पड़ रहा है ना। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और लाइव हो जाइए ना। मैं क्लास अभी स्टार्ट किए बेटा, चिंता मत करो, 40-45 मिनट पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं कि ठिकाने क्या होते हैं। तो ऐसे स्थान जिन पर अंग्रेजों की छावनियां स्थित थी, अर्थात जिन पर डायरेक्टली अंग्रेजों का अधिकार था।
तो वो स्थान ठिकाने कहलाते हैं। तो उस समय राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 3 ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़, लावा और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़। अब बात करते हैं कि राजस्थान के समय कौन कौन सी रियासत की क्या क्या स्थिति थी। तो देखो, तो एकीकरण के समय कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें आने चाहिए। तो देखो, एकीकरण के समय एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी बेटा। मेवाड़ रियासत एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, जिसकी स्थापना, अगर हम स्थापना इसकी देखें, तो इसकी स्थापना सन 565/66 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक राजा ने की थी। किसने की थी? गुहिलादित्य राजा ने की थी। अब बात करते हैं कि एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, मतलब नई रियासत कौन सी थी। तो बात करते हैं, सर पर डे लाइव आया करोगे? बिल्कुल बेटा, शनि कुमार 1 बजे। आज थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम, मतलब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गए थे। क्लास मुझे दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी थी। चिंता मत करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करो वीडियो को। तो एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत क्या थी? मेवाड़। और मेवाड़ की स्थापना सन 565 या 66 ईस्वी में राजा गुहिलादित्य ने की थी। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, तो एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो बेटा वो थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ रियासत राजस्थान की एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत थी, जिसकी स्थापना सन 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने की थी। किसने की थी बेटा? झाला मदन सिंह ने की थी। और ये झाला मदन सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर इस रियासत की स्थापना की थी। इस कारण झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई एकमात्र रियासत थी। अब बात करते हैं कि, तो पहले इस पॉइंट को समझना है कि राजस्थान में एकीकरण के समय कुल कितनी रियासत थी? 19 रियासतें, जिसमें से सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। मेवाड़ की स्थापना सन 565/66 ईस्वी में राजा गुहिलादित्य ने की थी। उसके बाद राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, जिसकी स्थापना सन 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर की थी। अब देखो, ये राजमोहन बीजावत बोल रहा है, कब की? बेटा ये की थी 1838 ईस्वी में। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, बात करते हैं कि एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा थी। तो हम लिख देते हैं इसे, एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। देखो, मारवाड़ जो रियासत थी वो अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। अब बात करते हैं
कि एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो ये अपनी शाहपुरा थी। कौन सी? शाहपुरा थी, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। अब बात करते हैं, अपने मूल टॉपिक पर आते हैं कि अब 2 पॉइंट उठते हैं कि एकीकरण के समय, 2 बिंदु उठते हैं कि एकीकरण के समय किस रियासत ने सबसे पहले भारत के विलय पत्र पर अपनी रियासत को मिलाया था और किसने सबसे अंत में मिलाया था? तो बीकानेर रियासत सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर, तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे बेटा? ये किए थे किसने? बीकानेर के राजा थे, जिनका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? शार्दुल सिंह। और ये कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। अब बात करते हैं कि विलय पत्र पर सबसे अंत में राजस्थान की तरफ से किसने साइन किए थे? तो सबसे अंत में धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने किए थे। तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर सबसे अंत में साइन किए थे। ये बच्चा पूछ रहा है कॉमेडी 99 कि सर विलय पत्र क्या होता है? अपनी रियासत का भारत में विलय करना, अर्थात भारत में मिलाना, उसे कहते हैं विलय। विलय माने होता है मिलाना। उसके बाद देखो, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने सबसे अंत में विलय पत्र पर साइन किए। अब बात करते हैं बेटा, अगला बिंदु यहां पर आता है कि राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान का जो एकीकरण था वो कुल कितने चरणों में हुआ था? तो वो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक सामान्य जानकारी थी। मेन असली टॉपिक यहां से प्रारंभ होता है। तो देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 तक चला था। कुल इसे 7 चरणों में कंप्लीट किया गया था। अब बात करते हैं, तो राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? कुल 7 चरणों में हुआ, है ना। और 7 चरणों में कब से प्रारंभ हुआ था? ये 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला, है ना। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राममोहन बीजावत बेटा बता तो दिया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी, है ना। इसके बाद देखो बेटा, अब बात करते हैं कि 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर एकीकरण 1 नवंबर 1956 तक हुआ। तो इसमें समय कितना लगा था? तो देखो, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। अब बात करते हैं कि अब हमें यह समझना है, प्रथम चरण के बारे में समझना है कि प्रथम चरण कौन सा था। तो देखो, तो हम स्टार्टिंग करते हैं प्रथम चरण।
प्रथम चरण। तो बेटा जो प्रथम चरण था उस तो प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। तो के.एम. मुंशी अर्थात कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर इस पहले चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। इसके उद्घाटन का दिनांक अगर देखते हैं, उद्घाटन की तिथि देखते हैं तो ये 18 मार्च 1948 इसकी तिथि है। बात करते हैं कि इसके जो उद्घाटन स्थल कौन सा था। उद्घाटन स्थल, तो उद्घाटन स्थल था अपना लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा था बेटा? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में पहले चरण अर्थात मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन थे। उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता थे एन.बी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो नरहरि विष्णु गॉडगिल इसके उद्घाटनकर्ता थे। एकीकरण के लिए रियासत आयोग का गठन कब किया गया था? अब देखो उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब हमें यह समझना है कि इस प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी। तो रियासतें तो इसमें कुल 4 रियासतें थी जिनकी ट्रैक है A, B, C, D। ए से तो हो गया अलवर, ए से क्या हो गया? अलवर। बी से हो गया भरतपुर, और सी से करौली, और डी से धौलपुर। तो देखो उस समय एकीकरण के समय पहले चरण अर्थात मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थी ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब बात करते हैं कि इसमें राजधानी कौन सी थी। तो प्रथम चरण में राजधानी थी अलवर। कौन सी थी? अलवर राजधानी थी। अब बात करते हैं कि इसमें ठिकाना कौन सा था। तो प्रथम चरण में जो ठिकाना था वो था, प्रथम चरण में ठिकाना नीमराणा था। नीमराणा जो कि कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था। राज प्रमुख, तो इसमें प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को। और ये उदयभान सिंह कहाँ के राजा थे? धौलपुर के राजा थे, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था गणेश पाल करौली को, है ना। अब बात करते हैं, ये अभी मैं देख रहा हूं किसी की कमेंट आ रही है। तो उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल करौली। अब हमें बात करनी है कि प्रथम चरण में प्रधानमंत्री कौन था। तो बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं, आप समझ लेना। प्रथम चरण में जो प्रधानमंत्री थे, तो इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत जी को प्रथम चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था।
है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्रथम चरण का उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। तो देखो पहले चरण में जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था वो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था, और पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू। अब बात करते हैं कि प्रथम चरण के समय राजस्थान की इस मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात करें तो कुल 18.3 लाख थी, है ना। उसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका कुल क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग मील। कितना था? 12,000 वर्ग मील था, है ना। अब बात करें हम लोग, तो हमने चर्चा की थी राजस्थान के एकीकरण पर। तो राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण है मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ का जो नाम बिल्कुल बेटा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कौन सी जगह हुआ था। तो प्रथम चरण अर्थात मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था, जो कि कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन करता कौन थे, अर्थात इस पहले चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? ये उद्घाटन किया था एन.बी. गॉडगिल ने। अच्छा बिल्कुल साइड में हो गए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था एन.बी. गॉडगिल ने, अर्थात नरहरि विष्णु गॉडगिल ने किया था। उसके बाद बात करते हैं इसमें कुल रियासतें कितनी थी। तो इसमें कुल 4 रियासतें थी। कितनी? 4। कौन कौन सी? ए बी सी डी। ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी से हो गया करौली, डी से हो गया धौलपुर। इसके बाद बात करते हैं कि प्रथम चरण अर्थात मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनाई गई। तो वो अलवर राजधानी थी। उसके बाद इसका ठिकाना नीमराणा था, जो कि वर्तमान में अलवर जिले में स्थित है। तो बात करते हैं कि इसके राज प्रमुख किसको बनाया गया था। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ का राज प्रमुख राजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, जो कि धौलपुर के राजा थे। सर हटना मत अभी। राधिका वर्मा क्या हुआ बेटा? स्क्रीनशॉट लोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। बिल्कुल 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 ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो कॉपी में ना। तो राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह, धौलपुर के राजा। उसके बाद में उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल, जो कि कहाँ के हैं? करौली के। उसके बाद बात करते हैं कि इस पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो सोवाराम कुमावत जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि आपके अलवर के रहने वाले थे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था बेटा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। किसको बनाया गया था? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। तो अब बात करते हैं कि पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इन्हें राजस्थान का नेहरू कहते हैं। इनका जो कर्म स्थल था वो कौन सी जगह था? भरतपुर में। अब बच्चों बात करते हैं कि पहले चरण की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 18.3 लाख इसकी कुल जनसंख्या थी।
उसके बाद बात करते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 वर्ग मील इसका कुल क्षेत्रफल था। तो सभी बच्चे एक बार ये बताओ बेटा, ये पहला चरण समझ में आया या नहीं? एक पवन बघेल लिख रहा है कि 184 लाख है। क्या है 184 लाख? वो बेटा वार्षिक आय है। 184 लाख वार्षिक आय है ना? अच्छा अच्छा, तो पहले बेटा ये बता दो, पहला चरण समझ में आया, मत्स्य संघ आ गया? एक बार लाइक करके और मुझे बता दो बेटा आ गया या नहीं। सभी कमेंट करो, बताओ मुझे आ गया या नहीं, फिर मैं इसे इरेज कर दूं, मिटा दूं। चलो मैं इसे मिटाता हूं। अब मैं दूसरे चरण अर्थात द्वितीय चरण पर विचार करूंगा। अच्छा रोहिताश कुमार, दिमाग में फिट हो गया? बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो। आज क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बेटा क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो दोबारा से मुझे क्लास लेना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं बेटा। लेकिन चिंता मत करो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आएगा। एक एक टॉपिक को मैं गहराई से आपको समझाऊंगा, है ना? तो पहले चरण से संबंधित किसी को अगर कोई समस्या हो तो मुझे पूछ सकता है ना। अब देखो हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। दूसरा चरण, तो दूसरे चरण की बात करें बेटा, दूसरे चरण पर चर्चा करेंगे अब हम। बिल्कुल राधिका वर्मा साइड में हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, है ना? और या फिर साइड मतलब पेन कॉपी रखो अपने पास में और आप इसे लिख सकते हो, है ना, किसी कॉपी या डायरी में। अब बात करते हैं, दूसरा चरण है अपना सेकंड चरण। सेकंड चरण, द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण का नाम था बेटा पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। बेटा सबसे विशेष निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब एक बार इसे लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है ना? ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बेटा कैसे भी करके इसे शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों के पास में और ग्रुपों, व्हाट्सएप ग्रुपों में, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर। तो पूर्व राजस्थान संघ इसका दूसरे वाले चरण का नाम था। अब बात करते हैं कि इसका जो उद्घाटन कब हुआ था। उद्घाटन, तो इसका बेटा जो उद्घाटन स्थल, अगर बात कर उद्घाटन देखें, उद्घाटन की तिथि अर्थात दिनांक, तो दिनांक था 25 मार्च 1948। तो 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं उद्घाटन स्थल। उद्घाटन स्थल, तो उद्घाटन स्थल था वो अपना कोटा का दुर्ग था। कौन सा दुर्ग? कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं उद्घाटन करता। उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता कौन थे? नरहरि, नरहरि विष्णु गौडगिल, है ना? तो नरहरि विष्णु गौडगिल वही है जिन्होंने प्रथम चरण अर्थात मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, है ना? विपिन चौहान, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर इस चैनल पर सारी क्लास पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल बेटा, हाँ सर लिख रही हूं मैं, बिल्कुल बेटा। राधिका वर्मा देखो, अभी 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 एक भैया ने पूछा है कि सर इस चैनल पर सारी क्लास पढ़ाते हो। बिल्कुल बेटा, आपका अगर प्यार बना रहा, आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं राजस्थान हिस्ट्री के साथ में राजस्थान कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी सभी सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास देरी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो देखो
उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरहरि विष्णु गौड़गिल, जिन्हें हम शॉर्ट में NV गौड़गिल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें कुल रियासतें। तो इसमें रियासतें कौन कौन सी थी, उसकी एक ट्रिक है बेटा। बाबू झाड़ू किसको टोप है ना। तो ये इसकी ट्रिक है बच्चों। अब बात करते हैं कि बा से तो अपना क्या हो गया बच्चों? बांसवाड़ा। क्या हो गया? बांसवाड़ा। उसके बाद बात करते हैं कि बू से हो गया बूंदी। क्या हो गया? बूंदी। और झा से अपना हो गया झालावाड़। झा से झालावाड़ हो गया। और डू से हो गया डूंगरपुर। क्या हो गया? डूंगरपुर। और की से हो गया अपना किशनगढ़। क्या हो गया बेटा? की से किशनगढ़। और सा से हो गया शाहपुरा। सा से क्या हो गया? शाहपुरा। और को से हो गया कोटा। को से क्या हो गया? कोटा। और टो से हो गया टोंक। और पा से हो गया बच्चों प्रतापगढ़। क्या हो गया? प्रतापगढ़। तो द्वितीय चरण में कुल 19 रियासतें थी। कितनी? कुल 19 रियासतें थी, जिनकी क्षमा चाहता हूं, 19 रियासतें नहीं थी, 9 रियासतें थी। तो द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतें थी, जिनकी ट्रिक इस प्रकार है। बाबू झाड़ू किसको टोप, है ना। तो बा से हो गया बांसवाड़ा, बू से हो गया बूंदी, जा से हो गया झालावाड़, डू से हो गया डूंगरपुर, की से हो गया किशनगढ़, सा से हो गया शाहपुरा, को से हो गया कोटा, टो से हो गया टोंक, पा से हो गया प्रतापगढ़। तो बच्चों ये 9। सर आप कहां से हो? धौलपुर से हूं बेटा। अरे सर हल्की वीडियो की। सर आप कहां से हो? देखो तो ये 9 रियासतें हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें राजधानी किसको बनाया गया था। तो इसमें कोटा जिले को राजधानी बनाया गया था। राजधानी कोटा। उसके बाद बात करते हैं कि 200 रहेगा थोड़ा, मतलब एक 2 मिनट को रहेगा, है ना। राजधानी कोटा थी। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो ठिकाना था वो अपना कुशलगढ़ था। कौन सा था? कुशलगढ़, जो कि कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं कि इसमें ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़, जो कि कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। अब बात करते हैं कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल ओसवा को। किसको बनाया गया था भैया? गोकुल लाल आसवा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि इसका राज प्रमुख कोटा के राजा भीम सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? भीम सिंह। ये कहाँ के राजा थे? कोटा के राजा थे। उसके बाद हम बात करें कि इसका उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था। तो उपराज प्रमुख की बात करें, उपराज प्रमुख, तो इसमें उपराज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह बूंदी को। किसको? बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया था, है ना। तो बूंदी के बहादुर सिंह को इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था। बेटा कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, ये पूछ रहा है धर्मवीर सिंह। बेटा 2 सोपानों में हुआ था, है ना। सिरोही आबू दिलवाड़ा को मिलाने के लिए डॉक्टर फयाज अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन कमेटी का गठन किया गया था 1953 में। उसके तहत मिलाई गई थी, है ना। नमस्ते 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 बेटा, सबको नमस्ते, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या, तो इसकी कुल जो जनसंख्या थी वो
23.5 लाख थी। कितनी? 23.5 लाख। और कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, तो कुल क्षेत्रफल कितना था? 16,807 वर्ग मील। 16,807 वर्ग मील इसका कुल क्षेत्रफल था। तो एक बार हम पुनः समझेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। शाहपुरा ठिकाना भाई शामिल थी क्या इसमें सर? शाहपुरा ठिकाना कौन कह रहा है बेटा? शाहपुरा इसमें शामिल थी। अच्छा, बिल्कुल मैं दोबारा से समझा रहा हूं बेटा। दूसरी देखो, दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था, है ना। उसके बाद इसका जो उद्घाटन स्थल है वो कोटा दुर्ग है। कोटा दुर्ग इसका उद्घाटन स्थल था। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरहरि विष्णु गौड़गिल। उसके बाद में इसमें कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था। तो 9 रियासतें कौन कौन सी हैं? बाबू, झाड़ू, किस्को, टोप। तो बा से तो बांसवाड़ा हो गया, बू से बूंदी हो गया, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, टी से किशनगढ़, सा से शाहपुरा, और को से कोटा, है ना, को से कोटा। उसके बाद में देखो टो से टोंक, पा से प्रतापगढ़, है ना। तो इस प्रकार से 9 रियासतें हो गई। अब बात करते हैं राजधानी कौन सी थी? तो कोटा इसकी राजधानी थी। और ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़, जो कि कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। अब बात करते हैं कि दूसरे चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो गोकुल लाल आशवा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। उसके बाद राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कि कोटा के राजा थे। उसके बाद उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया, जो कि बूंदी के रहने वाले थे। उसके बाद बात करते हैं इसकी कुल जनसंख्या 23.5 लाख थी और क्षेत्रफल इसका 16,807 वर्ग मील था। तो प्यारे बच्चों, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बेटा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आज क्या है बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ी सी समय बाधित हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चिंता मत करो, कल से आपको रेगुलर 1 बजे से विस्तार पूर्वक क्लास मिलेगी अच्छे से। तो जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो, अपने माता पिता के सपने पूरा करना। तो जय हिंद, जय भारत। इसके बाद बेटा कल मिलेंगे। एंड कर दो सर।